गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन EN के बारे में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, EN के एप्लीकेशन भी अपन ने पढ़े। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ विद्युतता का मापकरण करने के लिए कुछ स्केल दी गई, कुछ पीएच स्केल बोलते हैं उनको। कौन सी स्केल दी गई? पहली बात करते हैं अपन मूल्यांकन पैमाना या मूल्यांकन स्केल। मूल्यांकन स्केल क्या बताती है? AN इक्वल टू EA प्लस IP/2 होता है। ये दोनों अपने को किस में रखने हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेंगे। किस में रहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो EN इक्वल टू मूल्यांकन के अनुसार AN इक्वल टू IP प्लस EA/2 होता है। पहला स्केल ही हो गया। दूसरी स्केल बात करें पॉलिंग की स्केल, पॉलिंग पैमाना। पॉलिंग पैमाना जो दिया गया वो डेल्टा EN या XA माइनस XB इक्वल टू XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा E। E क्या है? ऊर्जाओं में अंतर, बंद ऊर्जा है, उनके बारे में दिया गया है। अब मूल्यांकन तथा पॉलिंग पैमाने में, मूल्यांकन तथा पॉलिंग पैमाने में क्या चीज का क्या संबंध है? X पोलिंग बराबर X मूल्यांकन अपॉन 2.8। ये संबंध होता है किसमें? पॉलिंग की EN तथा मूल्यांकन की EN। तो अपन देखें कि मूल्यांकन की EN अपने को ज्यादा प्राप्त होती है किसकी तुलना में? पॉलिंग की तुलना में। जो अपन नॉर्मली EN पढ़ते हैं वो किसकी होती हैं? पॉलिंग की EN है, और मूल्यांकन की EN अपने को ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं अपन, कौन सी? ऑलरेड रेशो स्केल। ऑलरेड रेशो स्केल। वैसे तो PMT में, नीट में इन पर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी अपन NCERT में इनके नेम दे रखे हैं, तो इनका स्केल के बारे में थोड़ा इनके ध्यान रखें। ऑलरेड रेशो पैमाना। ऑलरेड रेशो पैमाना क्या कहता है? X क्या है? EN है 0.359 Z इफेक्ट अपॉन R² प्लस 0.744 प्लस 0.744। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ चुके अपन। प्रभावी नाभिकीय आवेश है, और ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या है। क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या है। क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। नेक्स्ट अपन बात करें घनत्व के बारे में बात करें। घनत्व के बारे में बात करें। घनत्व क्या होता है? D इक्वल टू M/V होता है। V क्या है? द्रव्यमान, और M क्या है? द्रव्यमान। V क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, मास तथा वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज होते हैं, द्रव्यमान तथा आयतन दोनों ही इंक्रीज होते हैं, दोनों ही इंक्रीज होते हैं, परंतु वॉल्यूम की तुलना में मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। परंतु वॉल्यूम की तुलना में मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मास ज़्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़
जाएगी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो पोटेशियम के घनत्व नॉर्मली क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे, घनत्व क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घनत्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहे हैं। परंतु पोटेशियम का घनत्व कम हो जाता है किससे, सोडियम से, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे कम कौन आएगा, सबसे ज़्यादा कौन आएगा, सीजियम, फिर कौन आ जाएगा, रुबिडियम, फिर कौन आ जाएगा, सोडियम, और फिर कौन आ जाएगा, पोटेशियम, और फिर कौन आ जाएगा, लिथियम। ये किसका हो गया ऑर्डर, ये घनत्व का क्रम हो गया, ये घनत्व का क्रम हो गया अपने पास। सबसे ज़्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। यही बात अपन किस में करें, दूसरे वर्ग में बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनमें बात करें तो जो बेरिलियम है उसका साइज कैल्शियम का तो कम होगा ही होगा, किससे, मैग्नीशियम की तुलना में। कैल्शियम में कि घनत्व तो कम होगा ही होगा, किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में। क्यों, क्योंकि कैल्शियम में कौन आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, डी कक्षक आ जाते हैं। यही सेम टू सेम बात यहाँ पर है कि पोटेशियम में डी कक्षकों के आ जाने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, पोटेशियम में डी कक्षकों के आ जाने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण घनत्व घट जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर डी कक्षक आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डी कक्षक, डी कक्षकों के आ जाने के कारण घनत्व कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में। परंतु बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अपन बात करें सेकंड वर्ग में सबसे कम डेंसिटी किसकी मिलेगी, कैल्शियम की, फिर कौन है, मैग्नीशियम, फिर कौन है, बेरिलियम, फिर कौन है, स्ट्रोंशियम, और फिर कौन है, बेरियम। ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी अपने को, बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा किसका, घनत्व का। तो ये अपने पास एस ब्लॉक के लिए बात हुई है। डी ब्लॉक के लिए घनत्व की बात करें, डी ब्लॉक के लिए घनत्व की बात करें, डी ब्लॉक में घनत्व स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, निकल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनमें बात करें स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, वही तो रीजन रहेगा कि मास एंड वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज होते हैं, परंतु मास की तुलना में वॉल्यूम कम इंक्रीज होता है, जिसके कारण घनत्व बढ़ता है। तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा किससे, यत्रियम का से ज़्यादा होगा किसका, लैंथेनम का। टाइटेनियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, एचजी की बात, हाफनियम की बात करें, किसकी, हाफनियम की बात करें, तो यहाँ घनत्व बढ़ा, परंतु यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जर्कोनियम और हाफनियम के घनत्व में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। वो किस लिए, क्योंकि जैसे ही अपन डी इक्वल टू एम वाई वी होता है, यहाँ पर साइज कैसा मिलता है अपने को, इक्वल मिलता है, तो वॉल्यूम तो कैसा रह जाता है, समान रह जाता है, परंतु मास अत्यधिक बढ़ जाता है। मास अत्यधिक बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, घनत्व भी बढ़ जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही बात करें कि निकल से ज़्यादा किसका होगा, पीडी का, और पीडी से ज़्यादा किसका, पीटी का बहुत ज़्यादा होगा, पीटी का बहुत ज़्यादा होगा घनत्व। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर साइज तो लगभग समान है, साइज समान है, परंतु क्या होगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो घनत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सेम यही इसमें है, यहाँ इसका ज़्यादा, यहाँ इसका ज़्यादा, एच जी का ज़्यादा।
तो स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथेनम, लैंथेनम का ज़्यादा, यत्रियम से, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, हाफनियम की बहुत ज़्यादा किससे, जर्कोनियम से। ऐसे निकल, पीडी, पीटी, पीटी का बहुत ज़्यादा किससे, पीडी से। ऐसे कॉपर, एजी, एयू, एयू का बहुत ज़्यादा किससे, एजी से। जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी का बहुत ज़्यादा किससे, कैडमियम से। तो ये अपने पास ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घनत्व डी ब्लॉक तक बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, पेज नंबर 427 पर। एक्सरसाइज नंबर कितनी है, एक्सरसाइज नंबर स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 पर 35 नंबर क्वेश्चन है। कुछ धातुओं के बारे में मेटल्स दे रखी हैं, ए, बी, सी, डी। ये तत्व दे रखे हैं अपने को, ए, बी, सी, डी। डेल्टा H1 दे रखा है, डेल्टा H2 दे रखा है, एंड अपने को EQ दे रखी है। ए ये कह रखा है 419, 3051, -48, 1681, 3374, -328, 738, 1451, -40, 2372, 5251 +48। देखो बेटा जी, ये मिलान करवा रहा है कि यहाँ पर एक नंबर दे रखा, लिख रखा है अपने को, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु 2 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, धातु 3 नंबर, सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील, धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु। 4 नंबर दे रखा है द्विअंगी हैलाइड बनाने वाला धातु, ये दे रखे हैं। देखो बेटा, अब 1 2 3 4 को अपने को मिलाना है, ए बी सी डी। पहले अपन पता कर लें ये कौन से हो सकते हैं। अब देखो, अधातुओं की क्रियाशीलता किससे दी जाती है, अधातुओं की क्रियाशीलता ई से दी जाती है। ई की वैल्यू जितनी ज्यादा माइनस में होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। क्या है, अधातु है, सबसे अधिक क्रियाशील। धातुओं की क्रियाशीलता आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी आईपी सबसे कम नजर आ रही है, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये पहली आईपी ही बहुत ज्यादा है और साथ में धनात्मक है, मतलब ये अक्रिय गैस हो सकती है। सबसे कम क्रियाशील, कम क्रियाशील
तत्व हो जाएगा। इसमें बात करें पहली और दूसरी आईपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहली और दूसरी आईपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या बना लेगा, द्विअंगी हैलाइड का निर्माण कर लेगा। तो इस हिसाब से अपने को देखना है बेटा कि किससे कौन सा प्राप्त होता है। तो अपन बता सकते हैं कि फर्स्ट का क्या आएगा, सबसे अधिक क्रियाशील ए धातु कौन सी अपनी बी। सेकंड का कौन आएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो कौन आएगा ए। थर्ड का कौन सबसे कम क्रियाशील धातु की जगह तत्व होना चाहिए, वैसे ज्यादा सुटेबल रहता, तो आएगा डी। फोर्थ में क्या आएगा, सी। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है स्टेज नंबर सेकंड में। 46 स्टेज सेकंड में, एक मोल मैग्नीशियम वाष्प अवस्था में 12 किलो जूल पर मोल ऊर्जा अवशोषित करता है। यदि मैग्नीशियम की प्रथम व द्वितीय का आयनन ऊर्जा क्रमशः 750 तथा 1450 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो मिश्रण का अंतिम संगठन होगा। क्या दे रखा है, एक मोल मैग्नीशियम Mg क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है कितनी, 1200 किलो जूल मोल। यदि मैग्नीशियम की आईपी, फर्स्ट आईपी कितनी दे रखी है अपने को, 750 दे रखी है, आईपी सेकंड दे रखी है कितनी, 1450 किलो जूल पर मोल, और ये भी किलो जूल पर मोल ये दे रखी हैं। तो मैग्नीशियम Mg से Mg+1 गए एंड Mg+2 गए, Mg+1 Mg+2, ये IP1 हो गई, ये IP2 हो गई, एक IP1 हो गई, एक IP2 हो गई। ये अपने को दे रखी कितनी, 750, ये दे रखी है 1450। टोटल ऊर्जा अपने को दी 1200 केल्विन ऊर्जा दी। मतलब कि यहाँ मान लो 100 मॉलिक्यूल एटम है इसके, तो सारे के सारे कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे। कितनी ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है कि सारे के सारे 750 चाहिए पूरे के पूरे को कन्वर्ट करने के लिए। तो 1200 में से 750 गए, अपने पास कितनी बच जाएगी, 7 5 12, सॉरी 450 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 450 अपने पास और बच जाएगी। तो अब यहां पर अपने पास पूरे मॉलिक्यूल किस में चेंज हो चुके हैं, टोटल 100 के 100 किस में चेंज हो चुके हैं, Mg+1 में चेंज हो चुके हैं। किस में चेंज हो चुके हैं, Mg+1 में चेंज हो चुके हैं। तो अपने पास ऊर्जा कितनी बची है अब, 450 किलो जूल बची है। कितनी बची है, 450, जबकि पूरे के पूरे कन्वर्ट करने के लिए अपने को कितनी चाहिए, 1450 चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 100% के लिए या कंप्लीट को चेंज करने 1450 ऊर्जा चाहिए, कितने के लिए, एक के लिए। तो 450 ऊर्जा में कितने कन्वर्ट होंगे, 1/450 गुना 1450/450, तो कैंसिल करें, नाम 5 45, कितना आ जाएगा अपने पास, 2 29। तो अपन कैलकुलेट करेंगे इसको। तो अपन ने देखा कि 100 के सारे यहाँ चेंज हो गए। अब अपने पास यहाँ से पूरे के पूरे को कन्वर्ट करना, तो कितनी ऊर्जा चाहिए, 1450 चाहिए। तो वो 1450 अपने पास नहीं है, कितनी थी टोटल, 1200 थी। तो 1200 में से कितनी चली गई, 750 चली गई, तो कितनी बची, 450 किलो जूल बची है अपने पास। कितनी बची है, 450 किलो जूल बची है। तो 1450 चाहिए,
कितने के लिए? 100 के लिए, मान लो 100 मान लेते हैं। एक के लिए 100 पॉन 1450 और 450 कितने में कितने चेंज हो जाएंगे? 100 पॉन 1450 मल्टीप्लाई 450, इनको काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा? 31% के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31%। मतलब क्या हुआ, यहाँ 100 मॉलिक्यूल थे, उनमें से 31 कहाँ चेंज हो गए? यहाँ चेंज हो गए। तो पीछे कितने बच जाएंगे? पीछे बच जाएंगे अपने पास 69। तो 69% तो कौन हो जाएगा अपने पास? Mg+1, और 31% क्या हो जाएगा? Mg+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Mg+2। 69% हो जाएंगे Mg+1 और 31% हो जाएंगे Mg+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Mg+2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर स्टेज 3, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें, निम्न परिवर्तनों पर विचार कीजिए। M सॉलिड दे रखा है, से M गैस बदलते हैं अपन। ये इक्वेशन A1 हो गई। M सॉलिड टू M+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गई। M गैस M+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये 3 हो गई। M+1 गैस M+2 प्लस इलेक्ट्रॉन 4 हो गई। M गैस M+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 5 हो गई। ये 5 हो गई। अब बात कर रहा है वो किस, पूछा क्या उसने? इन ऊर्जाओं की मान के M की द्वितीयक आयनीय ऊर्जा अपने बता दे। M की IP सेकंड ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? IP सेकंड। M की IP सेकंड ज्ञात करनी है। तो अपन ने देखा इसमें तो IP1 और IP2 दोनों हैं। IP2, ये क्या है? IP2 है, ये IP1 है। इसमें IP1, IP2 एंड डेल्टा एच सब्लिमेशन भी है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी है। और ये कौन है? सब्लिमेशन ऊर्जा है। क्या है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है। क्या है? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। अपन बात करें IP2 ज्ञात करनी है। M से मैं M+1 गया, M+2 गया, ये IP1 है और ये IP2 है, और यहां से यहां पूरी IP मान लेते हैं अपन। तो यहां से यहां पूरी IP, ये पूरी हो गई। 5 नंबर इक्वेशन में पूरी IP आ गई। इसमें से अगर IP1 माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगी? IP2 आ जाएगी। तो ये पूरी IP हो गई। इसमें से IP1 माइनस कर देंगे, मतलब अपन क्या कर देंगे? इक्वेशन में 5 - 3 कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? IP2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? IP2। क्या मिल जाएगी अपने को? IP2 मिल जाएगी। इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये क्या है? IP2 है। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो कई जगह क्वेश्चन पूछ रखा है, उसमें बात कर लेते हैं। पूरे का तो आपको एक साथ ही बताते हैं। जल योजित आयन, जल योजित आयन, वो जल योजित आयन की बात करता है बार बार कि जल योजित आयन की त्रिज्या किसकी बड़ी होगी, किसका जल योजित आयन का आकार बड़ा होगा, या कौन से जल योजित आयन की गतिशीलता ज्यादा होगी, ऐसी बातें करता है। तो पहले तो अपन बोल देते हैं गतिशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती किसके? आकार के। गतिशीलता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिशीलता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें बात करें, पहले जो स्मॉल आयन होता है उसका जलयोजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। छोटा आयन होता है उसकी जलयोजन ऊर्जा, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होती है किसके? Q/R के।
किसके, Q बाई आर के। हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होती है किसके, Q बाई आर के। जो स्मॉल आयन है, जैसे स्मॉल आयन है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो ये जल के अणुओं को अपनी ओर ज्यादा बुलाएगा, जल के अणुओं को अपनी ओर ज्यादा बुलाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो ये दूसरे जल के अणुओं को अपनी ओर बुलाएगा। इस प्रकार से इसके ऊपर जल के अणुओं की परतें बनती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, परतें बनती जाएंगी। जल के अणुओं की परतें बनती जाएंगी। जल के अणुओं की परतें बनने के कारण क्या हो जाएगा, ये आकार में बड़ा हो जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। जबकि जो पहले धनायन है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो ये जल के अणुओं को कम अपनी ओर बुलाएगा, कम बुलाएगा। तो इस पर जल के अणुओं की कम परतें आएंगी, जल के अणुओं की कम परतें आएंगी। जल के अणुओं की कम परतें आएंगी, तो इसका साइज जल के अंदर क्या होगा, कम रहेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं, जो पहले स्मॉल था वो वाटर में कैसा, जल के अणुओं की परतें चारों तरफ से घेर कर कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और जो पहले बड़ा था, इस पर क्या हो गई, परतें कम बनी, तो ये छोटा हो गया। तो एक नोट लगाते हैं अपन, इस नोट को ध्यान रखना। पानी में छोटा मोटा, पानी में छोटा मोटा, मतलब जो पहले छोटा था वो कैसा हो गया, मोटा हो गया। पानी में छोटा मोटा तथा मोटा छोटा हो जाता है। पानी में छोटा मोटा तथा मोटा छोटा हो जाता है। पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है। तो देखा अपन ने, जो पहले स्मॉल साइज थी वो कैसी हो गई, बड़ी हो गई, और जो बड़ी साइज थी वो कैसी हो गई, स्मॉल साइज हो गई। तो इसके लिए अपने ये नोट याद रखना, पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बात करते हैं इसके ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बात करें, किस आयन का आकार, किस आयन का, जल योजित आयन, जल योजित जल योजित आकार अधिकतम होगा। या तो आपको जल योजित नाम दिया हुआ मिलेगा, या क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बेरिलियम +2 एक्वस, लिथियम +1 एक्वस, सोडियम +1 एक्वस, रुबिडियम +1 एक्वस। तो पहले बेरिलियम कैसा था, स्मॉल था, अब कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। कौन सा आ जाएगा, सेकंड। यह क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, किस आयन की
जल योजन ऊर्जा अधिकतम होगी, किस आयन की जल योजन ऊर्जा अधिकतम होगी? ऑप्शन यही ले लें अपन। तो जल योजन ऊर्जा जो अपने पास अपने को पता है, हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होती है किसके? Q बाई आर के। Q बाई आर के हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होती है Q बाई आर के। जितने ज़्यादा Q होगा आर हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो Q किस पर, आवेश घनत्व तो किस पर ज़्यादा है? बेरिलियम +2 पर ज़्यादा है। तो इसमें भी ऑप्शन अगर यही लेता मैं, B+2 एक्वस, लिथियम +1 एक्वस, सोडियम +1 एक्वस, रुबिडियम +1 एक्वस। तो यहां बात करें जलयोजन ऊर्जा की किसकी अधिकतम होगी? Be+2 की जलयोजन ऊर्जा अधिकतम होगी। क्या होगी? Be+2 की जलयोजन ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट बात करें अपन, एक क्वेश्चन और पूछता है इसी पर। निम्न में से किसकी गतिशीलता, निम्न में से किसकी गतिशीलता अधिकतम है? निम्न में से किसकी गतिशीलता अधिकतम है? पहली बात करता है वो लिथियम +1 एक्वस, दूसरी सोडियम +1 एक्वस, तीसरी पोटेशियम +1 एक्वस, चौथी रुबिडियम +1 एक्वस। अब देखिए बेटा जी, गतिशीलता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिशीलता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार बढ़ेगा तो गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जलीय अवस्था में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? जलीय अवस्था में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? लिथियम +1 का होगा। और सबसे छोटा आकार किसका होगा? रुबिडियम +1 का होगा। जलीय अवस्था में सबसे बड़ा आकार लिथियम +1 का और सबसे छोटा आकार रुबिडियम +1 का होगा। तो इसकी गतिशीलता क्या होगी? अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम। अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए बात करते हैं अपन। स्टेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18। स्टेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18। स्टेज 3, क्वेश्चन नंबर 18। पहली बात कर रहा है P दे रखा है सोडियम +1 F-1 O-2 N-3। ये इधर दे रखा है कॉलम बी ए, ये कॉलम फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये दे रखा है EN दे रखी है, Q दे रखा है लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1। B है जल योजित आयनों की गतिशीलता। जल योजित आयनों की गतिशीलता R, O है, S है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है। C है आयनन ऊर्जा इधर S दे रखा है Cl-, K+, Ca+2, स्कैंडियम +3। D है Ea, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता, और E दे रखा है उसने आयनिक आकार।
एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, उनमें बात करें अपन पहली बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो अपने पास काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। पी के लिए क्या क्या सही है, पी किसके किसके लिए सही है? एन का हो सकता है क्या? एन का नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहां से यहां जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा, जेड इफेक्ट घटेगा तो एन भी घटेगी, तो एन तो इसकी ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें देखते हैं, सॉरी इस सेकंड देखते हैं इसका, जलयोजित आयनों की गतिशीलता। जलयोजित आयनों की गतिशीलता अपन देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, बड़ा है साइज में, तो जल में इसके आकार कैसा होगा? छोटा होगा, तो गतिशीलता सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी हो सकती है। आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा भी नहीं सेट बैठेगा, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये भी इस पर सेट नहीं बैठ रहा, ये भी इस पर सेट। आयनिक आकार की बात करें, बिल्कुल आयनिक आकार आ जाएगा, तो इसका क्या क्या आ जाएगा? बी एंड ई आ जाएगा। ऐसे चेक कर लेना है। क्यू की बात करें, पहली बात करते हैं ईएन, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट में देखें क्यू में जलयोजित आयन, पहला देखा अपन, इसमें बात करते हैं ईएन, ईएन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के कारण ईएन घटती है। दूसरी बात करें जलयोजित आयनों की गतिशीलता, बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी में छोटा मोटा मोटा छोटा जाता है, ये बड़ा था छोटा हो जाएगा, छोटा है तो इसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, तो क्यू का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आयनन ऊर्जा, नहीं, आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा किसकी होगी? छोटे आकार वाले की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। आयनिक आकार, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आकार क्या होगा? बढ़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा आगे? ई भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई। आर की बात करें, आर में बात करें, आर लेते हैं, ईएन की बात करें, नहीं, ईएन फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है। जल योजित आयनों का आयन है ही नहीं, ये भी गलत हो गया इसका। आयनन ऊर्जा की बात करें, फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा किससे ज्यादा होती है? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता बात करें, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि अपन ने बनाया था, आपको याद हो तो, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ऐसे जेड बना देना, क्या बना देना? जेड, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, तो आर का आ जाएगा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डी। आगे बात करें अपन एस के लिए बात करें, एस के लिए बात करें ईएन, ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर ईएन का मान बढ़ता है, क्या आ जाएगा? ए। आयनों की गतिशीलता बात करें, बी। आयनों की गतिशीलता गलत बात होगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका आकार पानी में बड़ा होगा। आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा इसकी ज्यादा होगी, आंसर आ जाएगा इसका सी, क्योंकि पॉजिटिव सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। आयनिक आकार की बात करें, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन भी इसी पर दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन को अपन देखें, कह रहा है सही क्रम का चयन कीजिए, स्टेज सेकंड थर्ड ही है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 24 में दे रखा है सही क्रम का चयन कीजिए, सही क्रम का चयन करना है, सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट है लिथियम +1 एक्वस, सोडियम +1 एक्वस,
पोटेशियम +1 एक्वस जल योजित त्रिज्या दूसरी बात करें Na+1 Mg+2 एल्युमिनियम +3 चालकता। तीसरी बात करें बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2 कैल्शियम +2 स्ट्रोंशियम +2 चालकता। चौथी बात करें लिथियम +1 सोडियम +1 पोटेशियम +1 जल योजित त्रिज्या देखो बेटा ये उसी बात पर क्वेश्चन है, पानी में छोटा छोटा हो जाता है। पहली बात करें जल योजित त्रिज्या, ये पहले छोटा था अब मोटा हो गया, मतलब इसकी जल योजित त्रिज्या ज्यादा हो गई। पहला बिल्कुल सही है, आगे वाले गलत कैसे हो गए? चालकता की बात करें तो ये मोटा हो गया तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपने पास। चालकता बात करें ये छोटा है तो जल में इसकी विलेयता चालकता साइज बड़ा हो गया, तो चालकता कम हो गई। लिथियम मैग्नीशियम में पोटेशियम की बात करें जल योजित त्रिज्या तो बड़ी किसकी होगी? लिथियम +1 की ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये पहले छोटा था अब मोटा हो गया, तो ये करेक्ट अपना भी ये हो गया। तो अपना स्टेटमेंट कौन सा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहेगा। तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल के मेन जो क्वेश्चन थे वही मैं करवा चुका हूँ आपको। तो पीरियोडिक टेबल अपनी खत्म होती है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो प्रॉब्लम काउंटर पर आए और वहां पर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना केमिकल बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से पढ़ना, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक किस पर बेस्ड है? केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है। अगर केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं पढ़ पाए, ढंग से नहीं पढ़ा आपने, तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।